चलो भाई, आज की क्लास में आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चंस आपके साथ पहले ही शेयर कर दिए थे। सब बच्चों को क्वेश्चन दे दिए गए हैं पहले ही कि ये सब क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। बट आप इंटरेस्टेड रहे या नहीं रहे मुझे नहीं पता, बट मैं अब बैक टू बैक सवालों को निपटाऊंगा और ज़्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा। एक सवाल आपको, ये हमने पहला सवाल दिया था, याद हो हल्का फुल्का आपको तो। क्या था ये सवाल? सवाल ये था कि BC बराबर CD है, यानी BC और CD आपस में बराबर थे। ठीक है। AOC 45 डिग्री था, तो ACD पूछ रहा था हमसे क्या होगा। ACD, वाह, ये एंगल पूछ रहा था हमसे, ACD। मैं मान लेता हूं ये थीटा रहा होगा। तो आप कहेंगे कि अगर ये थीटा रहा होगा तो सेम सेगमेंट में ये भी थीटा रहा होगा। ये बात मानते हैं कि नहीं? ये भी मानेंगे कि थीटा रहा होगा या नहीं? अच्छा, इसमें AB डायमीटर है, ध्यान से देखो। अगर AB डायमीटर है, AB डायमीटर है, तो ये पूरा 90 बनेगा। मानते हुए नहीं? 90 बनेगा। तो ये कितना होगा? आप कहेंगे 90 माइनस थीटा होगा। बोलो दोस्त, होगा या नहीं होगा? होगा 90 माइनस थीटा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप एक छोटी सी बात मुझे बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा दोस्त, कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। वैसे इस थीटा की जरूरत पड़ेगी नहीं कोई। आपने कहा इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। मैंने कहा कितने कितने होंगे? आपने कहा 90 माइनस थीटा है। अगर इस 90 माइनस थीटा को मैं 180 में से घटाता हूं तो वो 90 प्लस थीटा आ जाएगा, और 90 प्लस थीटा आने का मतलब है आधा करेंगे तो वो 45 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा। आ जाएगा। अब आप ये तो जानते हैं कि सेम सेगमेंट में अगर ये 45 प्लस थीटा बाई 2 है तो ये भी 45 प्लस थीटा बाई 2 होगा। और आपको ये 45 दे रखा है और ये थीटा है। तो अब आप ही बताइए मुझे, इन तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए, और 45 45 90 है, यानी इन दोनों का 90 होना चाहिए। इन दोनों का 90 होना चाहिए। इन दोनों का 90 कब होगा? 3 थीटा बाई 2, थीटा और थीटा बाई 2 में बांटना है तो 60 और 30 में बांट देंगे, यानी ये थीटा कितना होगा? 60। आपको ऐसी फास्ट कैलकुलेशन मेरी तरीके से आनी चाहिए। ये सवाल समझ में आया कि नहीं? ये सवाल सबको समझ में आया कि नहीं, ये बता दो मुझे। ये सवाल सबको समझ में आया? बोलो दोस्त। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी हमारी क्लास में तो वो भी बता सकती है। हम डेड बॉडियों की भी रेस्पेक्ट करते हैं। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट डेड बॉडीज। समबडी डेड बॉडी, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है ये, कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। बड़े प्यार से हमने किया, जो एंगल पूछा था उसको थीटा माना। आपने कहा AB डायमीटर है, ये 90 माइनस थीटा होगा। मैंने कहा CD और BC बराबर है, तो ये 45 प्लस थीटा बाई 2, 45 प्लस थीटा बाई 2 होगा। ये 45 प्लस थीटा बाई 2, तो ये भी 45 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है। तो मैंने कहा इन दोनों तीनों का सम 180 अंश होगा। ये 45 45 90, थीटा बाई 2 थीटा 90 होगा। इसको 2:1 में बांटना था, 60 में बांट दिया। बोलो। क्लियर है भाई सबको? मैं अगले सवाल पे चल रहा हूं। ये सवाल सबको दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है? अब आप ये सवाल देखिए, ये भी बड़ा प्यारा सवाल था, बड़ा धांसू सवाल था, बड़ा रेस्पेक्टेबल सवाल था। बट आपने इसकी कितनी रेस्पेक्ट की मुझे नहीं पता। मैंने आपको ये दिया था। फाइल सब बच्चों को मिल गई है? नहीं मिली है मैम? सब बच्चों के पास फाइल है? फाइल है? फाइल खोल लो भाई, देखो। ABC और D वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु हैं। A, B, C और D, 4 बिंदु हैं वृत्त की परिधि पे। ठीक है। अब हमें एक शर्त दे रखी है कि OBD माइनस CBD। तो माइनस वाले में क्या होता है ना, कि जब मैं दो कोणों के सम की बात करूं तो आप कहेंगे मैं तीसरा कोण निकाल दूंगा, लेकिन दो कोणों के अंतर की बात करूं तो आप तीसरा कोण नहीं निकाल पाएंगे एक ट्राइंगल में। मानते हैं कि नहीं भाई? दो कोणों का सम 130 है, तो आप बता देंगे तीसरा कोण 50 होगा। और दो कोणों का अंतर दे दिया तो नहीं बता पाएंगे। तो जब भी ऐसा कभी होता है कि कोण अंतर में लिखे रहते हैं तो उसको सम में बना लेते हैं। कैसे? माइनस वाले को इधर ले आते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं एंगल OBD प्लस एंगल ODB बराबर एंगल OBD प्लस ODB बराबर एंगल CDB प्लस एंगल C। आप मेरे करने का तरीका देखिएगा, यही सिखाने में आपको आया हूं। ठीक है। ये दो चीजें मैंने कर ली यहां पे, कि इन दो कोणों का जोड़ इन दो कोणों के जोड़ के बराबर है। ध्यान से समझना बेटा। O सेंटर है, मैंने मिला दिया इसको इसको इससे, इसको इससे।
आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगी। क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ओबीडी और ओडीबी यानी इन दोनों कोणों का जोड़, सीबीडी इसके और इसके जोड़ के बराबर है। यानी ओबीडी और ओडीबी कोण का जोड़ सीबीडी और सीडीबी कोण के जोड़ के बराबर है। अगर एक त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के जोड़ के बराबर है यानी 100-100 है, तो तीसरा कोण बराबर होगा यानी 80-80 होगा। ये बात मानते हुए नहीं, अगर किसी त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के जोड़ के बराबर है यानी तीसरा कोण बराबर होगा। ठीक है, अब आप समझेंगे कि तीसरा कोण बराबर होने का मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसको मैं ना 2θ मान लेता हूं, आप समझ, तो ये भी 2θ होगा। आप ये भी समझ जाएंगे मैंने 2θ क्यों माना है, क्योंकि अब ये एंगल ए जो है वो थीटा हो जाए, क्योंकि आधा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं? नहीं तो आप इस सवाल में अल्फा बीटा गामा मानते रह जाएंगे, होगा नहीं आपसे सवाल, किसी को अल्फा माने किसी को बीटा। मैंने बड़े प्यार से बता दिया कि इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के जोड़ के बराबर है यानी तीसरा कोण बराबर होगा। ये 2θ तो ये भी 2θ होगा, अगर ये 2θ है तो ये थीटा होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होता है यानी 2θ प्लस थीटा 180 अंश होगा, तो हम कह सकते हैं थीटा 60 होगा। यही इस सवाल का उत्तर है। आपको ये बेस्ट अप्रोच सीखनी है, कम वक्त में सवाल करने की टेक्निक सीखनी। बोलो ये सवाल समझ आया? आगे बढ़ता है, लंबा समय नहीं लगाएंगे किसी भी सवाल में, क्योंकि सवाल आपको पहले से ही दे चुके थे। ये देखिए सवाल, ये मुझे थोड़ा मुश्किल सा सवाल लगा। ये लाइन सीधी है, पहले आपको बता दूं, लाइन सीधी है, लाइन सीधी होती है, मारी भी सीधी जाती है। ये देखो ऐसे, ये भी तो अब कम दिखता है थोड़ा, बस। ऐसे चित्र बना हुआ है दोस्त, देख पा रहे हैं ऐसे? अब आपको क्लियर दिख रहा होगा चित्र, दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है? मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अब एक बार लैपटॉप ऑन कराइएगा। पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग इकाई है। ए बी सी डी दिए गए वर्ग की भुजाओं पर है, जैसा कि पी ए बराबर क्यू बी बराबर आर सी बराबर एच डी है। क्या क्या बराबर दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। पी ए बराबर है क्यू बी के, पी ए कहाँ है, ये रहा, पी ए जो है वो बराबर है क्यू बी के, दोनों बराबर, बराबर है आर सी के, ये भी बराबर है, बराबर है एस डी के, ये भी बराबर। तो ये बचे हुए आपस में बराबर हो जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पी ए बराबर 3 AQ है, ए क्यू, यानी ए क्यू को अगर मैं एक मानता हूं तो ये 3 है, तो फिर ये भी 3 और एक, ये भी 3 और एक, ये भी 3 और एक, ऐसे दिया हुआ है। सब ऐसे दिया हुआ है, किसी को कोई समस्या इसके अंदर? तो आप कहेंगे नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है जी। ठीक है भाई, इतनी सी बात लिख ली हमने, अब पूछ क्या रहा है इस सवाल में? अच्छा, अब हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एक चीज समझना ध्यान से कि अगर मैं इनको मिला देता हूं, अगर मैं इनको मिला देता हूं और इनको भी मिला देता हूं,
तो आप एक चीज कहेंगे कि ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि ये 3 और 1 तो ये भी बराबर, ये 3 और 1 तो ये भी बराबर, ये 3 और 1 तो ये भी बराबर। अब ऐसा हो सकता है कि ये चारों भुजाएं बराबर बनने के केस में एक रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? एक रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर नहीं बन पाएगा। स्क्वायर भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्वायर ही बन जाएगा। ये कैसे बताता हूं आपको, कल को कोई पूछ ले कि ये स्क्वायर कैसे बनेगा, तो आप देखो, अगर मैं इसको कहूं अल्फा है ये, समझना, तो टेन अल्फा 3/1 है, तब आप कहेंगे कि जी इस हिसाब से तो 3/1 में ये अल्फा हो जाएगा, और ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये मैं आपको प्रूफ करना बता रहा हूं, यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, जानना चाहिए कि देखिए अगर ये 3/1 है और ये अल्फा है, और ये 3/1, तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, यानी ये कोण कितना बनेगा? ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कल को कोई आपसे खाली इतनी सी बात पूछ लेता कि एबीसीडी क्या होगा, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है, तो इसका जवाब होगा कि एबीसीडी एक स्क्वायर होगा। चारों भुजाएं भी बराबर है, स्क्वायर होगा एबीसीडी। तो जो हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, जो हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी शेडेड रीजन पूछ रहा है, और वो डायगोनल बने हुए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि शेडेड रीजन, देखिए शेडेड रीजन तो हर एक, अभी तो क्या होगा कि आमने सामने के एरिया बराबर हो गए, चारों ही एरिया बराबर हो गए, लेकिन अगर ये रोम्बस होता तो भी ऐसा ही होता, तो कोई नई चीज नहीं होती, तब भी हम कहते, अगर ये रोम्बस भी होता, स्क्वायर नहीं भी बनता, तो भी हम कहते कि ये हाफ ऑफ एबीसीडी होगा। स्क्वायर ना बनने पर, रोम्बस बनने पे भी हम यही कहते हैं अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो। अब आपने कहा ये हाफ ऑफ एबीसीडी होगा, अब हम हाफ ऑफ एबीसीडी कैसे निकालें, ये भी तो हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो मैंने कहा ये तो कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। आपने कहा कैसे? मैंने कहा अगर आप देखें तो आपने भुजा को 4 माना है, यानी 4 चौक 16 पूरा एरिया है आपका, समझना, पूरा एरिया आपका 16 है, ठीक है। आपको पता है हर ट्राइंगल का एरिया कितना है, तो 3/2 इसका है, 3/2, हाफ इंटू बेस, 3/2 इसका, और 3/2 इसका, और 3/2 इसका, ठीक है। तो मैंने कहा 3/2, 3/2, ये 6 है बचा हुआ एरिया। तो फिर एबीसीडी का एरिया कितना आ गया? तो आपने कहा ये 6 आ गया। एबीसीडी का एरिया हमारे हिसाब से 6 आ गया। कैसे? मैंने 16 में से ये कितना घटाया है, 3 और 3 6, 10 आ गया, यानी 5। शेडेड रीजन आ गया 5। ये बात समझ में आ रही है? ये 16 कैसे आया ये पता चल रहा है, क्योंकि 4 भुजा तो 4 का स्क्वायर 16, इन ट्राइंगल का 3/2, 3/2, 3/2, 6, 16 में से 6 गए, 10 आ गया, एबीसीडी का हाफ किया, 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब आप कहेंगे कि जी 16 की वैल्यू तो हमें दे रखी है सवाल में। मैंने कहा कितनी दे रखी है? आपने कहा 240, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 15। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 5 की कितनी होगी? 75। ये इस सवाल का उत्तर था। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट ये तरीका भी अपने आप में अच्छा तरीका था अपने आप। कोई किसी प्रकार की इस सवाल के अंदर हौच पौच कुछ नहीं थे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं ऋचा और सुधा दोनों ही। और सुधा एक बहुत ही बेकार सोच की महिला। लग क्यों नहीं रहा है आज? यही करते रहे जिंदगी भर, हम तो तारी लगाने में हमारी उम्र निकल जाएगी। देखना भाई, किसी को इस सवाल में डाउट है कोई तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ। नए लैपटॉप का तो अचार डलेगा ना। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल था, अद्भुत सवाल था, मुझे लगता है आपने किया होगा, आपको हमने दिया था। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण है। एबीसी, यदि एडी कोण ए का दुभाजक है, एडी कोण ए का दुभाजक है, और बीसी को 2 भागों में बांटता है, जैसे बीडी जो है वो 2 है, और सीडी जो है वो 3 है, 2 और 3। फिर एडी की लंबाई पूछ रहा है क्या होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल है, अद्भुत सवाल है, मजेदार सवाल है। अब आप कहेंगे कि जी एडी अगर निकालना है तो ये भुजा पता लग जाए, ये तो पता ही है 2, तो मैं पाइथागोरस लगा के एडी निकाल लूंगा। अब ये कैसे पता लगेगी? तो आपने कहा कि अगर एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 3K होगा और ये 2K होगा, क्योंकि इसी के अनुपात में बांट रहा है। मानते हो या नहीं?
भाई 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है। मैंने कहा अगर ये 3 के और ये 2 के है तो पाइथागोरस लगाऊं, इसका स्क्वायर यानी 9 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर घटाऊं तो 5 के स्क्वायर बचेगा। और 5 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 3 और 2 5 का स्क्वायर। आप कहेंगे जी स्क्वायर से ये 5 कटा तो के स्क्वायर बेसिकली कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें एडी निकालना है, तो एडी होगा अंडर रूट के अंदर 2 के का स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। मैं ये कह सकता हूं कि 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और के स्क्वायर 5 है तो 5 + 1 6 आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर। बड़ा प्यारा सवाल था, आप कैलकुलेशन देखनी चाहिए मेरी, कि मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करता हूँ, उसी तरीके से आपको भी कैलकुलेशन करनी है। किसी बच्चे को डाउट है कोई, नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा देख भी लीजिएगा ये सब सवाल, मैं आपको बता दूं, ये सवाल अपने आप में बड़ा मुश्किल सवाल था, और मुझे नहीं लगता कि आपने इसको किया होगा या आप कर पाए होगे। बट ऐसा नहीं है कि इस सवाल को करने का एक ही तरीका था, इस सवाल को भी कई सारे तरीके से किया जा सकता था, जिसमें एक तरीका है, आप नॉर्मल तो मुझे लगता है आपने कर ही लिया होगा ये सवाल, थोड़ा टाइम जरूर लगा होगा नॉर्मल इसको करने में, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं बता रहा हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको। ठीक है, कमेंट एक बार मैं खोल लेता हूँ, थोड़ा कमेंट कम खुले हैं, लैपटॉप ऑफ हो गया। 966 सब सही चल रहा है भाई, कोई बच्चा कुछ कमेंट करना चाहता है, लिखना चाहता है तो लिख सकता है, बदतमीजी ना करे बस हमारे साथ। चलो, तो मैं एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ आपको, और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड क्या है वो समझिएगा, मजा आ जाएगा देख के। ठीक है, मैंने ये एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस बना सकता हूँ, आपने कहा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने इसको मध्य बिंदु मान लिया, मैंने इसको मान लिया 0,0। ये भी एक तरीका होता है सवालों को करने का बेटा। अब आप ऐसा करिए, बी को कुछ दूरी मान लीजिए ताकि मिड पॉइंट निकालने में दिक्कत ना हो, तो मैंने ए बी को 4 मान लिया, अगर मैंने ए बी को 4 माना है तो ये 4,0 हो जाएगा, हो जाएगा, इतना तो मानते ही। मैंने इस भुजा को 2 माना है, मैंने अपनी मर्जी से माना है, मैं लिख देता हूं कि मैंने लेट किया है बेटा, मैंने ए बी को 4 लेट किया है ताकि आधा करने में दिक्कत ना हो और स्क्वायर ना बने, इसलिए मैंने बी सी को 2 लेट किया है। दोनों को 4 4 नहीं करना था, स्क्वायर नहीं बनाना था, रेक्टेंगल है, 2 लेट किया है तो ये कितना हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा ये पॉइंट। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0,2 हो जाएगा। अब देखिए मुझे क्या निकालना था, मुझे पी क्यू आर एस और एबीसीडी के एरिया का अनुपात निकालना था, तो आप कहेंगे यार महाराज एबीसीडी का तो पता ही चल रहा है 4 दूनी 8 है, बाकी अब पी क्यू आर एस का निकल जाए तो बात बन जाएगी। मैंने कहा निकल जाएगी, आपने कहा पी मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो 2,2 आ जाएगा मिड पॉइंट, पी के कोऑर्डिनेट आ गए 2,2। अच्छा और क्या क्या दिया हुआ है हमें, क्यू किसका मिड पॉइंट है, क्यू एपी का मिड पॉइंट है, तो इसके मिड पॉइंट कितने आ जाएंगे, 2, 1,1 आ गए, 1,1। अच्छा इसके कितने आ जाएंगे आर के, तो आप कहेंगे 4 और 1 5/2, 1/2 आ गए इसके, ये भी पॉइंट्स आ गए। और क्या क्या बचा है दोस्त, एस के पॉइंट क्या होंगे, तो आप कहेंगे एस के आ जाएंगे जी 4 और 5, 4 दूनी 8 5 13/2,
बड़े गंदे आ गए यार ये तो। 13/2 कॉमा 2 + 1/2 यानी 5/2 आ गए। अब आप देखेंगे कि सारे पॉइंट मिल गए मुझे। अगर मुझे पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, आप बताओ। आप कहेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, पी क्यू आर एस का एरिया कैसे निकलता है, हाफ। हम ऐसे बना लेते हैं, ये आपको सिखाया है नहीं तो आप कहेंगे हाँ जी सिखाया है। 1 1 2 2 इसी सीक्वेंस में 13/2 5/2। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपके दिमाग में कोई तरीका ना आए, आप पूरी तरीके से फंस जाएं, आपके सारे अस्त्र फेल हो जाएं, तो एक ये तरीका भी जान लीजिए और एक एक रिपीट में लिख देते हैं। ये तो पढ़ा ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है। अब एरिया कितना आ जाएगा पी क्यू आर एस का, तो मैं लिखूंगा हाफ, तो बाहर आ ही रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 दूनी 2, 2 एकम 2, तो जीरो ही हो गया ये तो। 2 से इसकी गुणा करूंगा 5 और इसकी करूंगा 13, 5 में से 13 जाएगा -8। 13/4, 13/4 -25/4। 13/4 में से 25/4 घटेगा मैडम, कितना होगा? 13/4 25/4 -3 आएगा, -3, 12/4 हो जाएगा वो। 5/2 -1/2, खाली 2 बचेगा प्लस का। एरिया कितना आ गया? 8 और 3 11, माइनस का 9/2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 और 3 11, 2 ही बचेगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? 5/2 -1/2, तो 2 बचेगा। बिल्कुल सही है, प्लस का 2 बचेगा। ये 13/4 -25/4 -12/4 -3, ठीक है। ये 2 से गुणा होगी तो खाली 5 बचेगा, 5 में से 13 जाएगा माइनस 1 2 2, बस और कुछ नहीं बचा। यानी 8 और 3 11 -9/2 है, तो ये 9/2 ही आ गया एरिया। एरिया कितना आ गया? 9/2। ऑप्शन में है कुछ? पता नहीं। अब मैंने कहा कि मुझे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आया है 9/2 और अपॉन ए बी सी डी का 4 दूनी 8 है। 4 दूनी कितना है? 4, ये और 2 8, तो 9/16 उत्तर आ रहा है। ऑप्शन में ही नहीं। कुछ तो हमने मिस्टेक की है। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे कि हमने क्या मिस्टेक की है? मुझे लगता है 7/16 आना चाहिए था इसको। 13/4 होगा सर। मिड पॉइंट 13/4 होगा सर। कैसे 13/4 होगा? 4 दूनी 8 5, 13/2 ही आ रहा है मिड पॉइंट। 4 और 1 5/2 है ये। 13/4 क्यों होगा? बताओ तो कैसे होगा 13/, मिड पॉइंट। अच्छा, अपॉन में 2 भी तो आएगा भाई। और ये 13/4 होगा और ये 5/4। ये हमने मिस्टेक कर दी भाई, ये 13/4 और ये 5/4, क्योंकि अपॉन में भी तो 2 आता है। तो हम अब अगर इसकी गुणा करें, ये तो बहुत लंबी हो गई गुणा, ये 0 हो गया। 2 से इसकी गुणा करूंगा 5/2 और -13/2, तो -8/2 है, माइनस का 4 आएगा बस, 4, ठीक है। अब इसकी गुणा होगी तो 13/8 -25/8, 12/8 होगा। 12/8 का मतलब कितना हो गया जी? बता सकते हैं 12/8 का मतलब? 4 3/2, माइनस का 3/2, ठीक है। और 5/2 ये प्लस का 2 हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है जरा बता सकते हैं? आप कहेंगे -2, 2 दूनी जब -7/2, माइनस का प्लस हो रहा है 7/4 आ रहा है। 7/4 यहाँ पे रख दूंगा 7/4। अच्छा सवाल था ये, बहुत मुश्किल सवालों में से एक सवाल है ये। 7/32 उत्तर आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है। इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को करने के और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक सवाल को करने का सिर्फ एक तरीका होता है। इस सवाल को हम और तरीकों से भी कर सकते हैं। मैं आपको हिंट देके छोड़ रहा हूँ, कैसे करना है आपको बताता हूँ। आप ना ऐसा करना, आर से एक पैरेलल लाइन खींचना जो इसके मिड पॉइंट पे काटेगी। खींच सकते हैं आर से एक पैरेलल लाइन जो मिड पॉइंट पे काटेगी? आप कहेंगे बिल्कुल खींच सकते हैं। तो जब आप आर से पैरेलल लाइन खींचेंगे मिड पॉइंट, तो फिर वहां थेल्स थ्योरम लगेगी कि इसका एरिया 1 मानेंगे तो पूरे का कितना हो जाएगा? 4। उस तरीके से चलना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम लगाते हुए चलना पड़ेगा। बट अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहा है दिए गए चित्र में एक नियमित अष्टकोण है, यदि छायांकित क्षेत्रफल 6 इकाई है तो अष्टकोण का क्षेत्रफल कितना होगा? बता सकते हैं? आपने किया ये सवाल?
तो देखा थोड़ा सा ना इसमें ये समझ लो आप कि क्या अप्रोच होती है। आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि अगर कोई अष्टकोण है तो उसका ईच एंगल 135 होता है नहीं? ईच एंगल कितना होता है? 135। यानी मैं ये कह सकता हूँ मित्र, मैं एक छोटी सी बात कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये लंबाई खींचूं, मैं यहाँ से ये एक लंबाई खींचूं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये अगर 45 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 हो गया और पूरा 135 होता है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों दूरियां बराबर होंगी या नहीं होंगी? दोनों दूरियां बराबर मानते हो? फिर आपने कहा कि जी ये तो ठीक है, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे भी एक लाइन खींचते हैं ये, और ये कहते हैं तो हम ये दूरी भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी क्योंकि 45 डिग्री का कोण होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने इसको ए माना है तो ये भी ए होगी, अगर मैंने इसको ए माना है तो ये भी ए होगी। रिश्ता निकालना बता रहा हूँ, ये भी ए और ये भी ए। ये मानते हो कि नहीं? हाँ नहीं जी मानते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, आपने इतने अच्छे से बता दी ये बात, ठीक है। क्लियर है बात या नहीं? किसी को कोई डाउट है तो बता देना, किसी को भी कोई डाउट है तो बता देना। अब मैंने कहा कि मान लेते हैं कि इसको हमने बी मान लिया, आपने कहा ये भी बी होगा, होगा या नहीं? ऊपर वाली भी बी होगी। तब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका एरिया बताओ मुझे, क्या एरिया बता सकते हैं क्या होगा? तो आपने कहा कि हाँ हाँ इसका एरिया बता सकते हैं एकदम, इसका एरिया होगा हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी होंगी? 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b और इंटू ए, उनके बीच की दूरी। तो आपने कहा 2 से 2 कट जाएगा, ये a इंटू ए प्लस बी आ जाएगा या नहीं? अच्छा एक बात बताओ मुझे, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं पूछ। मैंने कहा कि अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं, तो आपने कहा कि भुजाएं तो ये जब रेगुलर ऑक्टागन है तो ये अगर बी है भुजा तो ये भी बी होगी, होगी या नहीं होगी? अरे बोलो ना भाई। आपने कहा हाँ ये भी होगी। अच्छा आप एक रिश्ता बता सकते हो मुझे कुछ? तो आपने कहा क्या? मैंने कहा अगर ये ए है और ये ए है तो ये a√2 होगा, और रेगुलर ऑक्टागन होने की वजह से ये भी बी है, ये भी है। मैं बस आपको रिश्ता बता रहा हूं कि ये किस किस तरीके से एरिया बंटता है, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। आपने कहा कि मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहूं, ये जो पार्ट है, तो इसका एरिया होगा बी इंटू 2a+b, ठीक है, यही होगा एरिया। अरे बात आ रही है समझ या नहीं? बोलो तो सही कुछ, आप बोल ही नहीं रहे हो, कैसे बात बनेगी? हमने कहा जो b है वो खुद a√2 है अपने आप में। अगर मैं b को a√2 यहाँ रख दूं तो a² और ब्रैकेट में √2+1 आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। अब मैंने कहा आपसे मुझे इस पार्ट का एरिया बताओ, तो आपने कहा b इंटू ब्रैकेट में 2a+b। मैंने इस b की जगह फिर a√2 रख दिया, तो a√2 ब्रैकेट में 2a प्लस a√2। अब ऐसा है आप a√2 ही कॉमन ले लो, तो आपने कहा 2a² और ब्रैकेट में 1+√2 बचेगा। आप क्या देख पा रहे हो इन दोनों में अंतर? इन दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हो? तो आप देख पा रहे हो कि इसका एरिया डबल होता है। मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ ये तो मैंने प्रूफ करके बता दिया। मैं आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, कि आपको कभी अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो वक्त ना लगे। ये देखने में जरूर लग रहा होगा, आपको दिखने में ये जरूर लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल सा है, क्या हो गया नहीं हो गया, आपको ये देखने में लग रहा होगा। लेकिन अब आपको पता चल गया कि जब भी ऐसा सवाल आएगा आप कुछ नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आपने कहा ऊपर वाले का एरिया 6 है तो नीचे वाले का भी 6, आपको पता है ये इसका डबल होगा, तो ये 12, मिला के कितना आ गया जी? 24, यही आंसर। ये बात बस याद रखनी है, ये बात याद रखनी है, मैंने प्रूफ कर दी, आपको याद रखनी है कि ये 6 तो ये 6, ये इसके डबल होता है। बोलो। मेरा शर्ट अच्छा लग रहा है दोस्त? नया निकाल के पहना आज यार हमने, सस्ता शर्ट, अच्छा लगता है अब तो, सस्ते सस्ते कपड़ों पे जब से आए हैं, बहुत सुंदर लगता है। चाय पियेंगे आप?
आगे बढ़े। आज जवान देख रहे हैं विक्की, कह रहे हैं नहीं विक्की ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सवाल देखेंगे। ऐसा सवाल हमने आपको दिया था, पता नहीं आपने किया है नहीं किया। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबी 12, एसी 16 और बीसी 20 है। 12, 16, 20 से पता चल रहा है कि एबी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए 90 है। इन भुजाओं से पता चल रहा है कि एंगल ए 90 है। इसमें कोई दो राय, कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा एम बी सी का मध्य बिंदु है, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई मध्य बिंदु हो तो हम ये कह सकते हैं ये भुजा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बीसी कितनी दे रखी थी, 10, वो 20, तो मैं कह सकता हूँ ये 10, ये भी 10, तो ये भी 10 आ गई। पूछा गया है सवाल में ए एफ डी ई का एरिया, ए एफ। अच्छा, तो मैंने कहा देखो सारी बात समझो, अगर मुझसे केवल इस वर्ग का एरिया पूछता ए एम डी ई का, तो मैं कह देता 10 का स्क्वायर होगा, मुझे पता भी है। लेकिन मुझसे ए एफ डी ई का पूछा है, तो अगर मैं ए एम एफ का निकाल लूं तो घटा दूंगा। बोलो घटा दूंगा या नहीं। जो मुझसे एरिया पूछा है ये वाला, मैं ये कह सकता हूं कि ये 10 के स्क्वायर में से ए एम एफ का एरिया घटने पे मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं, आपने कहा मिल जाएगा। अब ये कैसे निकले, अब मुझे इसकी ये बुझा तो पता है 10, बस मुझे ये नहीं पता ये कितना हो। ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी। बोलो बन जाएगी कि नहीं, आप कहेंगे हाँ जी बन जाएगी। अब ध्यान से समझना बेटा, और कुछ दिया हुआ है। एम बी सी का मध्य बिंदु है, एम डी बिंदु एफ पर साइड ए सी को इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये चतुर्भुज ए एफ डी का चतुर्भुज बड़ा ही प्यारा है। एक बात बताओ, अगर ये 10 और ये 10, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा या नहीं। बस इतना बता दो मुझे, होगा। अब तो सवाल ही खत्म हो गया, कैसे मैं पूरे ट्राइंगल में टेन अल्फा पूछ रहा हूँ आपसे, पूरे ट्राइंगल में टेन अल्फा। यही इसमें मेन था, यही इसमें मेन थी बात। तो आपने कहा पूरे ट्राइंगल में टेन अल्फा होगा, ए बी यानी कितनी है 12 बटे ए सी कितनी है 16 बराबर, इसमें टेन अल्फा तो आप कहेंगे एम एफ बटे 10। 4 तिया 12, ये सब मैं सोचना सिखा रहा हूं आपको। एम एफ जो है वो आ गया 5 तिया 15, ये आ गया एम एफ 15/2। अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ 100 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 15/2। ठीक है, 15/2 आया एम एफ। 2 पंजे 10, 75/2, 200 में से 75/2 घटेगा, 125/2। ऑप्शन में है या नहीं, उत्तर यही है। अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। थैंक यू बप्पी भाई। सर जी आपको कोल्ड फील करने लगे नहीं, अरे ये शर्ट है बेसिकली, और ये अंदर वो है क्या बोलते हैं उसको, सेंडो बनियान है अंदर। ये सेंडो बनियान है और ये शर्ट है यार, मैं बटन लगा लेता हूँ, आपको लग रहा है मैं जैकेट पहन के आया हूँ यार, कैसी बातें करती है आपने। जैकेट मैं पहन सकता हूँ कभी, और वो लगता है मैं पहन सकता हूँ, अभी नहीं। अभी वो ठंड ही नहीं है जो मैं जैकेट पहनूं। मेरी भी अपनी बॉडी है। चलो भाई अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल था। पी क्यू आर एस एक आयत है, एक रेखा एल शीर्ष पी से होकर गुजरती है, आर से एल की दूरी 4 है। आर से एल की दूरी 4 है, यानी ये दूरी रेखा की दूरी, आप बिंदु नहीं है, एल एक रेखा है, तो बेटा ये दूरी 4 है। जबकि एस से एल की दूरी 12 है, ये दूरी 12 है। दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर। पी एस बराबर 2 पी क्यू है, पी एस जो है वो 2 पी क्यू है। ठीक है, तो क्यू आर की लंबाई बतानी है कितनी। अरे क्यू आर तो खुद पी एस के बराबर होगा, और पी एस बराबर है 2 पी क्यू की, तो अगर 2 पी क्यू निकल आई तो बात बन जाएगी। बोलो। अच्छा सवाल है बट पता है बहुत। देखिए मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सी बात, कि पी क्यू जो है ना वो मैंने एक्स मान ली, अब वो समझाने की। तो आप कहेंगे पी एस कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 2x हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं। अब आप समझना, मैं वही ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। मैंने कहा अगर ये एंगल अल्फा है, तो आपने कहा ये भी अल्फा होगा, होगा या नहीं। अच्छा ये अगर अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा या नहीं, आपने कहा ये भी अल्फा होगा। अब और कुछ, और कुछ क्या दे रखा है। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात, मैं ज्यादा कोई आपसे बात बात पूछता नहीं हूँ ऐसे जनरली। तो मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल आपके सामने रख रहा हूँ, दो ट्राइंगल ध्यान से सुनना। एक ये ट्राइंगल रख रहा हूँ,
और एक ये ट्राइंगल रख रहा हूँ, ये जिसमें एक कोण अल्फा है, एक 90 है, एक भुजा 4 है। इसमें एक अल्फा है और ये 90 है। ये दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि इसमें अल्फा 90, इसमें अल्फा 90, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? अभी इसको भूल जाओ जो मैंने माना था। तो आपने कहा ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर हैं तो इसमें 90 के सामने की जो भुजा अगर मैं x मानता हूं, आप कहेंगे इसमें 90 के सामने की भुजा 3x होगी। क्यों होगी बताओ? क्योंकि 4 तिया 12, 4 तिया 12। आप देखो ध्यान से, अगर ये 4 है, ये 12 है, 4 तिया 12 तो x तिया 3x। तो मैंने कहा अगर ये x है और ये 3x है तो ये बचा हुआ 2x होगा। बोलो, होगा या नहीं? अरे बोल दो भैया। आपने कहा PS2PQ है, तो मैंने कहा कि ये तो फिर 3x/2 हो जाएगा। 3x/2। अब तो सवाल ही खत्म हो गया। आप कहेंगे कैसे हो गया खत्म? मैंने कहा बताता हूं आपको। आप बताइए, इसमें अगर आप टेन अल्फा देख रहे हैं, इसमें टेन अल्फा देख रहे हैं, तो वो 3/4 आ रहा है। आ रहा है टेन अल्फा 3/4? अरे देखो ना भाई, टेन अल्फा निकालोगे 3/2, 3 ये आ रही है अनुपात, ये 4 आ रही है। अगर टेन अल्फा 3/4 है यानी कि 3/4, तो ये 5। आप कह सकते हैं 3 की वैल्यू 12 है, 3 चौक 12, 5 की कितनी होगी? 20। यही पूछ रहा। इससे ज्यादा प्यारे तरीके से नहीं समझाया जा सकता सवाल। सर जी लव हो गया आपके पढ़ाने के स्टाइल से। अंजलि, थैंक यू अंजलि, प्यार करने के लिए। बटन मत लगाओ सर जी, बुरा लग रहे हो। लो, कितनी डिमांड पूरी करूं इनकी, कभी बटन मत लगाओ, कभी बटन लगा लो। अब सही है। अब मत कहना ना फिर ठंड लग रही है। आदि कैसे हो बेटा? आप तो पानी पीते हो ना बहुत। अंजलि और मुझे तुमसे हो गया है, विक्की राज कह रहे हैं। विक्की से एक भी सवाल नहीं हुआ है, बस बातें बनवा लो। ये सवाल समझ गए होगे। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो उसकी भुजा x को 3x मान लिया। ये 3x/2 आधी हो गई, ये 2x हो गया। तो ये 3/4, 3 4 5 का अनुपात। इसमें आप कुछ भी निकाला जा सकता है। ये सवाल देखिए, नीचे दिए गए चित्र में एबीसीडी एक आयत है, एमसीबी का मध्य बिंदु है, डी विकर्ण एसी के लंबवत है। डीएम विकर्ण एसी के लंबवत है, ये 90 है। फिर ए बी और एडी का अनुपात पूछ रहा है, ए बी और एडी का अनुपात पूछ रहा है। अगर ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा होगा। बोलो, होगा कि नहीं? आपने कहा, होगा जी, ये भी 90 है। ठीक है। तो एम अगर मध्य बिंदु है, तो 1 और 2 का अनुपात है, मैं ये कह सकता हूँ। आपने कहा अगर ये 1 है 90 के सामने, तो इसमें 90 के सामने 2 है, क्योंकि वो मध्य बिंदु है। 1 और 2 का अनुपात। तो फिर अल्फा के सामने भी 1 या 2 का ही अनुपात होगा। बोलो, होगा कि नहीं? आपने कहा होगा। मैंने कहा अगर मैं इसमें ये x मान लूं, तो आपने कहा इसमें अल्फा के सामने ये 2x हो जाएगी या नहीं? ये x और ये 2 खेल का था। अब मैंने कहा कि अगर ये x और ये 2x हो गई, साइन अल्फा लगा दें, टेन अल्फा लगा दें। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये 90 है, तो ये वापस अल्फा हो जाएगा या नहीं? बोलो, हो जाएगा या नहीं? तो आपने कहा हो जाएगा। तो बस मैंने कहा जब ये भी अल्फा हो गया और ये कितनी आई है 3x, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि कॉस अल्फा निकाल लो। कॉस अल्फा से बात बनेगी नहीं। और कुछ, ए बी और एडी का अनुपात पूछा है हमसे, ए बी और एडी का अनुपात। ये 90 माइनस अल्फा। और भी पंगा है क्या सवाल के अंदर? ये एक, ये दो, डबल का रेशियो। 10 अल्फा।
बड़ी भुजा क्यों नहीं आ पा रही है? किसी बच्चे का आया इस सवाल का उत्तर, सर सीएम बराबर सीडी भी दे रखा है सवाल में। सीएम बराबर सीडी? कैसे? ये सीएम बराबर सीडी तो कभी नहीं आएगा, आप तुक्का क्यों मारते हो यार? पिट पिटा जाओगे। ए बी और ए डी। और भी कुछ निकाल पाए? हमने ये कहा था ना कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, तो ये एक्स है तो ये 2x होगा। ये बात बिल्कुल सही थी। तो और कुछ निकालने की बात थी? ए बी अपॉन ए डी। ए बी यानी कि सी डी। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं ना, ए बी जो पूछा है वो हमसे सी डी, ए बी और सी डी तो बराबर है ना, सी डी अपॉन ए डी पूछ रहा है। सी डी अपॉन ए डी पूछ रहा है हमसे। सी डी अपॉन ए डी। सी डी अपॉन ए डी क्या है? टेन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। टेन अल्फा सवाल में कितना दे रखा है? सी डी अपॉन ए पूछ रहा है। टेन अल्फा निकलेगा कैसे अब? मुद्दा इज दैट कि टेन अल्फा कैसे निकाल। निकल तो गया यार, निकल तो गया। मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप इतना लंबा लफड़ा क्यों कर रहे हैं। टेन अल्फा उधर एक्स बटे एक है या नहीं? टेन अल्फा उधर एक्स बटे एक, और साइन अल्फा कितना है इस वाले ट्राइंगल में? एक बटा तीन एक्स है। फायदा मिलेगा उससे, एक बटा तीन एक्स साइन अल्फा। टेन अल्फा अगर इस पूरे ट्राइंगल में निकालूं मैं, टेन अल्फा, कुछ तो पंगा हो रहा है। एक बार देखना जरा, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। किसी बच्चे ने किया? राम राम सर, डी 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 बिक्की कुमार। कुछ तो पंगा हो रहा है जो हम चेक कर रहे हैं, या तो कुछ मिसिंग है क्या सवाल में? डीएम परपेंडिकुलर है, ये 2x। हालांकि तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी इसमें कि परपेंडिकुलर डाला है सामने वाली भुजा पे। मुझे पता है अपने आप पे और आप दोनों पे हंसी आ रही है कि हम दोनों कितने बड़े गधे हैं। इनकी बहस को भोपाल लेके जाऊं? एक बात बताओ बे, एक बात बताना, गधे क्या नाम दिया मैंने आपको? गधे। मैंने आपको एक चीज नहीं पढ़ाई थी कि ये भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? आपने यहां से परपेंडिकुलर खींचा, खींचा। ये एक है और ये दो है, तो हमने कहा था कि ये एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर होगी। ये बात हुई थी हमारी। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर ये टेन अल्फा है और तुमने कहा कि इसका अनुपात एक और दो का है, एक और दो का इसका अनुपात, वो इसका स्क्वायर होता है क्योंकि परपेंडिकुलर, तो मैं अंडर रूट लेके कह सकता हूँ कि ये एक और ये अंडर रूट टू होगी। कह सकता हूँ या नहीं? बोलो बे। अगर ये एक तो ये भी एक, तो बस आ नहीं गया उत्तर। सी डी कितनी आई है? रूट टू। ए डी कितनी आई है? दो। अनुपात हो जाएगा 1:रूट। मुझे लगता है मैंने ये सवाल पहले भी बहुत बार कराया होगा, बट आज तक इतना बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं। मैंने ये सवाल पहले भी बहुत बार कराया होगा टेन अल्फा वगैरह लेकर के, बट इतना बेहतरीन सॉल्यूशन कभी नहीं करा होगा जो मैंने इसका लगा दिया। ये मैंने फर्स्ट टाइम करा है, आज ही सोचा है, अभी के अभी, अभी के अभी फर्स्ट टाइम सोचा है। मजा आ गया इसको करके।
आगे बढ़े। अच्छा सवाल था यार, हमने बड़े प्यारे तरीके से किया, जबकि मैं पहले टेन अल्फा वगैरह से बताता था इसको। अब आज मैं खुद ही भूल गया टेन अल्फा से कैसे होगा। तो मैंने एक बेहतरीन तरीका निकाल दिया कि अगर ये एक और दो के अनुपात में हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ये एक दो के अनुपात में था, तो ये एक और ये अंडर रूट। और एम ए बी सी डी ई एफ एक नियमित षटभुज है, और एम और एन विपरीत किनारों के मध्य बिंदु हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि षटकोण का क्षेत्रफल 120 इकाई है तो फिर एडी और एम एन की लंबाई का गुणनफल। देखिए कुछ नहीं होता, हमेशा एक बात याद रखना। बता सकते हैं क्या उत्तर हो? ये अगर ए होता है, आप जानते हैं अगर ये भुजा ए हो तो ये 2a होता है या नहीं? बोलो होता है। आपको ये भी पता होगा कि ये वाला जो डायगोनल है जो ये है, ये a√3 होता है। ये बात पता है कि नहीं? ये कितना होता है? a√3। एक 2a और एक a√3। ठीक है। तो आपसे जो पूछ रहा है वो 2a² √3 की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा एरिया कितना होता है? तो आप कहेंगे एरिया होता है जी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6√3/4 a² बराबर 120। यही दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। हमें निकालना है ये 2a² √3। तो मैंने कहा यहां से मैं 6×2 = 12 20। a√3² की जो वैल्यू है यहाँ से 2√3 a² की जो वैल्यू है वो 80 आ रही है। हमसे इसकी पूछ रहा है तो वो 160 आ जाएगी, डबल है। ये उत्तर है, यही उत्तर है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, ला ला ला, ला ला ला। इंदिरा मुझे भेजना वो कौन से क्वेश्चन है, उनकी पीडीएफ भेजना मुझे इंदिरा। ये देखो, ये कह रहा है 16 और 25 सेंटीमीटर के साथ दो वर्ग हैं, और ये त्रिकोण है, 8 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक त्रिकोण है, समबाहु त्रिभुज है। शेडेड रीजन बताना है, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल बताना है क्या। बड़ा ही प्यारा सवाल, बड़ा ही प्यारा है। देखिए मैं ये कह रहा हूं अगर उसका क्षेत्रफल 16 है तो भुजा हो गई 4। ठीक है, ये 4 हो गई भुजा। अब आप कहेंगे कि जी अगर भुजा 4 हो गई और दूसरे वाले का 25 है तो भुजा 5 हो गई, इसकी 5 तो ये। अब आपको ट्रायंगल का एरिया दे रखा, मैंने कहा अगर ये अल्फा है तो आप कहेंगे 90 90, ये 180 माइनस अल्फा होगा। तो आप कहेंगे अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो दोनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन 5 चौक 20 इंटू साइन 180 माइनस अल्फा, यानी साइन अल्फा होगा। ये कहेंगे या नहीं? अच्छा इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे 5 चौक 20 का आधा 10 साइन अल्फा। और 10 साइन अल्फा की वैल्यू आपको सवाल में 8 दे रखी है। 8 दे रखे, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ दोनों भुजा इंटू साइन अल्फा। अगर 10 साइन अल्फा 8 है तो 20 साइन अल्फा 16 हो जाएगा। यही उत्तर। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कुछ नहीं करना, आपको पता है कि इसमें भी वही दो भुजाएं हैं
और इसमें भी वही दो भुजाएं हैं। आप ये जानते हो कि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ए बी साइन अल्फा। वहीं अगर दो भुजाएं हैं तो पैरेललोग्राम का होता है ए बी साइन अल्फा। यानी हमेशा ट्राइंगल का डबल होगा। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा डबल होगा। मान लो यहाँ 16 की जगह दे रखा होता 169 या कुछ और गंदा सा दे रखा होता, तो आपको याद रखना है कि कुछ भी नहीं करना है, आपको बस 8 का डबल यानी 16 उत्तर होगा। समझ गए आप? अगर ऐसा सवाल पेपर में डायरेक्ट आता है तो आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वर्ग बना लेते हैं। भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, एम और एन क्रम से पी क्यू और पी एस के मध्य बिंदु हैं। एम इसका मध्य बिंदु है पी क्यू, और पी एस के मध्य बिंदु है एन। पी एस का मध्य बिंदु है, ठीक है। एक्स आर एन पर एक बिंदु है, तो पहले आर एन बना लेते हैं। आर एन होता है बेसिकली रामनिवास, ठीक है। आर एन पे एक बिंदु है एक्स। 3 RX, यानी 3 RX का मतलब है कि आर एक्स बटे एक्स एन बराबर 2/3। 2/3 RX, ये 2 और ये 3, ठीक है। आपसे त्रिभुज क्यू एम एक्स का एरिया पूछ रहा है। क्यू एम एक्स बड़ा ही गंदा है। क्यू एम एक्स ये पूछ रहा है। आप देख सकते हो कितना गंदा है, सोच भी सकते हो। क्यू एम एक्स पूछ रहा है हमसे। देखिए एरिया करना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने इसका एरिया मानना चालू करा, इसका 2 था, तो मैंने कहा इसका एरिया 2 तो इसका 3 होगा। ये मैं मान सकता हूँ बेस के अनुपात में बटेगा एरिया, पूरे का 5 आ गया। अगर पूरे का एरिया 5 आ गया, समझनी होगी बात की, इतने हिस्से का एरिया 5 आ गया, तो आपको भी मालूम है कि ये ए है और ये a/2 है, यानी a² 5 आ गया, तो पूरे का 20 हो गया। ये आपको पता है या नहीं? जैसे कि अगर आपने मिड पॉइंट बनाया तो ये 5 है एरिया, तो समझना होगा ये भी 5 होगा, ये 10 होगा, यानी पूरा 20 होगा। ये बात तय हो गई भाई, पूरे का तो 20 होगा ही। अगर पूरे का 20 होगा तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं एन को इससे मिलाऊं हल्का हल्का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बाबा, तो आपने कहा कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? अरे भाई ये 3 और 2 5, तो ये आप ऐसा करो, आपको दिक्कत आ रही है तो आप आधा करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए आप इसको 3 और 2 के बजाय 6 और 4 मान लो। मैं आपकी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, पेपर में आपको दिक्कत ना आए। आपने क्या किया कि जी मैं इसको मानूंगा 4, इसका एरिया, इसका मानूंगा 6। तो हमने कहा 10 है तो इसका भी 10 होगा, और ये मिड पॉइंट है तो इसका 5 हो जाएगा। ये भी पता चल गया, इस ट्राइंगल का 5 हो जाएगा। अब और क्या क्या बचा है? सारे निकालने पड़ेंगे ना, ऐसे बात तो बनेगी नहीं। हम्म, मैंने कहा अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं ऐसे करके, तो आपने कहा कि ये 5 है और ये एक्चुअली 10 है, तो ये पूरा 10 था, तो बीच वाला 20 होगा। और 20 को जब मैं 3 और 2 के अनुपात में बांटूंगा तो वो 8 और 14 में बटेगा, तो ये 8 होगा। ये भी आ गया एरिया। आप समझ गए ये 8 कैसे आया? अरे भाई हमने इसको माना है 10, इसको माना है 10, इसको माना है 20, और 20 को जब आप बांटेंगे ये 2 और 3 के अनुपात में, तो ये 8 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 8? आपने कहा बिल्कुल आएगा। ये 8 आ गया, बचा क्या है बस? अब तो थोड़ा बहुत कुछ बचा, ज्यादा तो बचा नहीं है। अब मैंने एक बात और कही कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं, अब मैं इसको इससे मिला रहा हूं, ऐसे मिला सकता हूं या नहीं? तो आपने कहा हाँ मिला सकते हैं इसको तो बहुत आराम से। तो मैंने कहा अगर मैं इसको मिलाऊंगा इससे और ये मिड पॉइंट है, तो आप कहेंगे ये पूरा भी 10 होगा। 10 होगा पूरा, और ये भी 10 है 20, और ये कितना है? ये 10। बात आ रही है समझिए?
मैंने कहा अगर मैं मिड पॉइंट को मिला रहा हूँ, ये 10 है तो ये भी 10, 10 और 10 20 और 5 25, और मैंने पूरे को कितना माना है 40। तो 25 में से मैंने 25 को घटाया मैंने 40 में से, तो 15 बच गया। अब अगर मैं 15 को 2 और 3 के अनुपात में बांटता हूँ, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है, जो ये भुजा बांट रही है, वो 9 होगा। ये समझ पाए या नहीं? मैं बना के भी दिखा देता हूँ मैंने कैसे बांटा। ये ऐसे था ना, और ये 3 2 था ना, तो और मैंने कहा कि ये कितना होगा 15, तो आपने कहा ये 9। अब सारे एरिया बट गए, सारे एरिया आ चुके हैं हमारे पास। कैसे? ये 10 और ये 9 और 8 17, 27 और 5 32, 27 और 5 32, और 32 को मैं 40 में से घटाऊंगा तो ये 8 आ जाए, ये भी 8। सोचो, अब अगर ये 8 आ गया तो पूछा क्या है हमसे, क्यू एम एक्स का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो कैसे निकलेगा क्यू एम एक्स का क्षेत्रफल। अब आप कहेंगे कि पूरे का एरिया 40 है, और उस 40 की वैल्यू सवाल में 16 दे रखी है। 4 चौक 16, भुजा 4 है, हमें 8 की निकालनी है, तो 5 से भाग करना पड़ेगा, 16/5। ये सवाल भी अपने आप में मुश्किल सवाल था, हो गया, बड़ी बात है। पर हमने इसमें कुछ नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ, हमने सिर्फ एक फंडा लगाया है इस सवाल में, और वो है एरिया डिवीजन वाला, कि एरिया को बेस के अनुपात में बांटना है। अच्छा, अब एक तरीका और भी बता देता हूँ, आप इस सवाल को भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जल्दी कर सकते थे। आप इस सवाल को भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जल्दी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला मिड पॉइंट नहीं समझ आया, वो भी आ जाएगा। देखो लास्ट वाला क्यों नहीं आया, मैं ये कह रहा था, ये नहीं आया ना समझ में, ये क्यों नहीं आएगा, ये तो आ ही जाएगा। ये तो जब भी आप मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो 1/4 बन रहा है ना हमेशा। मैंने क्या बोला, आप ऐसे मिला लो मिड पॉइंट को, आप ऐसे मिला लो तो भी 1/4 है 10, आप ऐसे मिला लो मिड पॉइंट को तो भी वो 1/4 है। उसमें कौन सी बड़ी बात, 10 ही बनेगा वो। ये पूरा जब आप लेके आएंगे तो ये 10 बनेगा। जब ये 10 बनेगा तो हमने कहा कि ये 20 हो जाएगा, तो निकाल दिया बस, 2:1 के अनुपात में बांट के कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा देखिएगा एक बार, जो जो बातें मैंने बोली हैं एक बार समझ के खुद करिएगा, नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। आप क्यू एम एक्स का एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। चलिए मैं एक और तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको हर्ट नहीं कर सकता, आप मेरे अपने आदमी हैं, इसलिए मैं आपको हर्ट नहीं कर सकता। मैं एक और बेस्ट मेथड बताता हूँ, चिंता मत करो। जब तक तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता रहूंगा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें, मज़ा आएगा तुम्हें देख के। की बार जो करूंगा ना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, तुम भी कहोगे यार क्या मास्टर है ये, बहुत सही पकड़ा है। देखो भाई, दीपक कैसी बातें कर रहे हो, हम जलते हैं? उल्टा बोल दिया आपने, दीपक भाई आपने उल्टा बोल दिया बस, दिक्कत यही है। पी क्यू एम है, और पी एस एन है, ठीक है। एक्स आर एन पर एक बिंदु है, एक्स आर एन पर एक बिंदु है, जैसे कि 3RX = 2XN, ये सारी बातें दे रखी हैं। अब ध्यान से सुनना, अब जो बताने जा रहा हूँ मजा आ जाएगा। मैंने कहा कि अगर मुझे क्यू एम एक्स का एरिया निकालना है, तो मुझे बेस तो पता ही है, अगर मुझे इसकी हाइट पता लग जाए तो बात बन जाएगी। बोलो, क्यू एम एक्स के एरिया की अगर मुझे हाइट पता लग जाएगी तो ये बात जम जाएगी। आप बोले बिल्कुल जम जाएगी। तो मैंने कहा हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने कहा यार ये तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर पूरा पता चल जाए तो मैं निकाल सकता, ये भी निकाल दे। मैंने आगे बढ़ा दिया इसको, बढ़ा सकता हूँ? आपने कहा बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 और 3 के अनुपात में, ये 2 और 3 के अनुपात में, मैडम सुन लो ठीक है, ये 2 और 3 के अनुपात में, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने ये 2 और 3 के अनुपात में पैरेलल लाइन खींची है ऊपर तक, यानी पूरी 5, यानी मैंने कहा ये पूरी 5,
तो आपने कहा ये वाली 2 होगी, ये 2 होगी। आप बताओ ये 5, तो ये भी 5, क्योंकि ये तो हाइट है। 5 और 5 10, और 2 उसमें से गया तो कितना बचा? आपने कहा ये 8 होगी, ये हाइट, हाइट 8 होगी। तो मैंने कहा कि अगर मैंने 5 5 माना है और 10 है तो ये भी 5 होगी, ये मिड पॉइंट है तो ये 5 होगी। तो आपने कहा कि अगर पूरे का एरिया 25 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 16 दे रखी है, तो फिर इसका एरिया कितना होगा? तो आपने कहा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी इसका एरिया होगा 8 पंजे 40 का आधा, 20 की वैल्यू निकालनी है। गलत तो नहीं किया कुछ? क्यूएमएक्स का एरिया पूछा था ना, क्यूएमएक्स क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। मैंने गलत तो नहीं किया? मैंने कहा ये पूरा 5 है तो ये 2 है, अगर ये पूरी 5 है तो ये 2 होगी, अगर ये 5 है ये भी 5 है, तो ये 10 हो गई। 10 में से 2 गया तो ये हाइट आ गई 8। अच्छा ये गलत लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे 100 आएगा। 5 और 5 10 का स्क्वायर, 100 की वैल्यू 16 है सवाल में, हमें 8 पंजे 40 20 की निकालनी है, 16/5। मुझे नहीं लगता कि आप इस तरीके से इम्प्रेस नहीं हुए होगे, मुझे नहीं लगता कि आप इस तरीके से इम्प्रेस नहीं हुए होगे, मैं मान ही नहीं सकता। बोलो भाई। दिखाई दिए यूं। दीपक, जिस साल वो सिलेक्शन लेने वाले होंगे ना, वो उस साल पढ़ेंगे। आप भी अभी तो आप सोचिए बेस ही मजबूत कर रहे हैं, वो ही नहीं हो पा रहा होगा आपका, उसी में 2 साल लग जाएंगे। चलिए, ये अच्छा था सवाल और ये तरीका भी बहुत अच्छा था, मुझे लगता है आपको अच्छा भी लगा होगा। इसमें हमने बड़े प्यार से इस सवाल को निपटा दिया, बेस और हाइट मान के, और कुछ उतना दिमाग नहीं लगाया। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक वर्ग है, क्यू आर एम और एस आर एन समबाहु त्रिभुज है दोनों ही। यदि एस आर 2 इकाई है तो एम एन की लंबाई बताओ क्या होगी? एम एन, मिला दें इसको इससे। देखिए एक बात बताइए, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री तो ये 90 डिग्री होगा। अगर एस आर 2 है तो ये भी 2 होगी, और ये आपको पता है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर ये 2 तो ये भी 2, और ये 90 बन रहा है तो ये 2√2 आ जाए, 2√2। मुझे तो दीपक जी आपकी इस चीज़ पे भी डाउट है कि आप कोई स्टूडेंट हैं। मैं जानता हूँ ना, आजकल टीचर्स ही बदल बदल के नाम और इस तरीके के कमेंट करते हैं ताकि बाकी के बच्चों के पे भी इम्पैक्ट हो। ये सब बहुत पुरानी टेक्निक हो गई दीपक जी, अब ये सब काम नहीं आती। आर्यन राज लिख रहे हैं, सर आप जीवन में जीने का तरीका बताते हो, जब आप डांस करते करते सीरियस हो जाते हो और ऋचा को सीरियस होकर डांटने लगने के तुरंत बाद मुस्कुरा देते हो। मुझे तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। थैंक यू आर्यन भाई, कमाल कर दिया आपने, दिल छू लिया। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये सवाल देखो, एक से एक खूबसूरत सवाल दिए थे हमने आपको कि जल्दी जल्दी करना, बट आपने किए नहीं, पता नहीं क्यों। एबीसीडी एक समद्विबाहु समलंब है जिसमें एक्स ए बी का मध्य बिंदु है, बी एक्स 4 है। कहाँ है बी एक्स? ये बी एक्स 4 है। अगर बी एक्स 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। समद्विबाहु समलंब है, 4 और 4 ये 8 होगा, ठीक है। फिर ट्रेपेजियम एबीसीडी की परिधि क्या होगी? आप एक बात बताइए, अगर ये एक्स मिड पॉइंट है और मैं इसके वाई के मिड पॉइंट से मिला दूं, आप कहेंगे कि अगर ये 90 डिग्री का कोण है और ये 8 है तो ये 4 होगा, ये बात मानते हो? आधा होगा, क्योंकि उस केस में ये बराबर हो जाएंगे आपस में। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट सेगमेंट है वाई, एक्स वाई, आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई बराबर होता है हाफ ऑफ ए डी प्लस बी सी।
तो मैं यहां से कह सकता हूं एक्स वाई तो 4 आया है, तो ए डी प्लस बी सी कितना हो गया? आपने कहा 8 आ गया। यानी इन दो भुजाओं का जोड़ 8 है। परदी में क्या होता है, दो भुजाओं का जोड़ 8, बाकी की दो भुजा 8 प्लस 8 24 उत्तर आ गया। क्या ये मुश्किल था? बस इसमें एक ही फंडा लगना था, बस इसमें एक ही फंडा लगना था, और वो फंडा ये था कि अगर आप मिड पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स से राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट को मिलाओगे तो वो इसका आधा होगा। यही फंडा इसमें लगा। अच्छा सवाल। दीपक सिंह हमारे साथ भी हैं यहाँ पे, और दीपक सिंह वहां भी हैं। ये बात तो है दीपक, मुझे ध्यान नहीं गया। ये कह रहे हैं दीपक सिंह सर, आप क्वेश्चन की पीडीएफ एक दिन पहले डलवा दिया करो। ये तो आप गलत बोल रहे हैं कि एक दिन पहले नहीं डलवाई। कल नहीं डल गई थी पीडीएफ? हमने तो कल डलवा दी थी ना, कल ही दे दी थी ना सामने। तो नेहा ने डाली नहीं थी कल? डली नहीं थी? देखना ये सवाल जरा। एक समषटभुज एबीसीडी के अंदर बना हुआ एक चक्र ऐसा है कि सभी 6 भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं। आपको याद होगा, आपने एक बात पढ़ी है कि जब कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, ध्यान से सुनना, जब कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है तो आमने सामने की भुजाओं का जोड़ दूसरी आमने सामने की भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। ये बात मानती हो कि नहीं? मानते हो? ऐसा केवल क्वाड्रिलेटरल में नहीं होता, जब ये किसी पॉलीगन को भी छूता है तो आमने सामने तो अब यहां बोल नहीं सकते, तो अल्टरनेट भुजाओं का जोड़ आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब ए बी
के बाद कौन सी आएगी? बीसी, बीसी के बाद अल्टरनेट यानी सीडी, बीसी को इधर लिख दो। सीडी के बाद कौन सी आएगी? डीई, डीई को इधर लिख दो। डी के बाद कौन सी आएगी? ईएफ, ईएफ को इधर लिख दो। ईएफ के बाद कौन सी आएगी? एएफ, एएफ को इधर लिख दो। अल्टरनेट भुजाओं का जोड़ आपस में बराबर होता है, ये बात रट लेना वरना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब सवाल में ए बी कितनी थी? 4, बी सी कितनी थी? 5, ये कितनी थी? 6, ये कितनी थी? 7, ये कितनी थी? 8, ये कितनी थी? पूछिए ए एफ। तो हमने कहा कि जी 5 और 7 12, 8 और 4 12, ए एफ कितनी आ गई? 6, ये उत्तर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे नहीं लगता आपको पता होगी, बट अब जरूर पता लग गई होगी। ये सवाल देखना, एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक आयत है जिसमें ए एम कोण बीएडी का समद्विभाजक है। ए एम कोण बीएडी का समद्विभाजक है, यानी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ठीक है जी। बीडी विकर्ण है, ठीक है। एम और भुजा बीसी और सीडी के बीच की दूरी, एम और भुजा बीसी और सीडी के बीच की दूरी 8 और 1 है, यानी ये दूरी 8 है और ये दूरी 1 है, ठीक है। तो सीडी की लंबाई बतानी है कितनी होगी, सी डी की लंबाई बतानी है कितनी। तो मैंने कहा अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, मैं तो कोई दो राय नहीं है। आपने कहा अगर ये पता लग जाए, ये एक्स पता लग जाए, एक्स जो आपकी है, तो बात बन जाएगी। आपने कहा हाँ जी बन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगी, रुक ही नहीं सकती बात। कैसे बनेगी अब बताओ आप बताओ कैसे बनेगी। तो मैंने कहा कि मैं अगर ये कहूं कि ये एंगल थीटा है, तो आपने कहा ये भी थीटा होगा, होगा। आपको पता है कि ये एक है, ये पूरी कितनी होगी, और कुछ भी दे रखा है सवाल में? नहीं। एंगल बाइसेक्टर का क्या यूज आ रहा है ये नहीं पता चल रहा मुझे। कोई यूज है एंगल बाइसेक्टर का? ए एम एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, ए एम अगर एंगल बाइसेक्टर है तो मैं ये अल्फा अल्फा क्यों लिख रहा हूँ? मैं तो सीधे कह सकता हूँ 45 45, ये 45 तो ये भी 45। कह सकता हूँ कि नहीं बताओ? आपने हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर है तो 45 45। हमसे पूछा है सी डी की लंबाई क्या होगी। 8 प्लस समथिंग होगी, ये बात तो तय है, 8 प्लस समथिंग। टेन थीटा 1/x है यहाँ पे। कुछ लग रहा है दिमाग थोड़ा बहुत? सर स्टैटिस्टिक्स एंड सीआई जल्दी लाओ मेंस बैच पे, ठीक है। सर पीडीएफ रात के 10 11 12 बजे तक भी डलवा दो, रात को फ्री रहते हैं, करके सोएंगे। यार दीपक मैं अभी क्या बताऊं आपको, इतनी तेज चिल्ला के आया हूं कि मेरे सर दर्द हो रहा है। मैंने 6 बजे भेज दी थी पीडीएफ, 6 बजे, सोचो। मुझे खुद ही बुरा लग रहा है और मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। और आप क्लासेस बैच में बहुत छोटी रखते हो, क्लासेज बैच में छोटी रखते हो मतलब नहीं समझा मैं क्या कह रहे हो।
क्या उत्तर आ रहा है यार इस सवाल का? बीएडी का कौन समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, 45 45। तो कुछ बन रहा है क्या इसमें? एंगल बाइसेक्टर में क्या बनता है, कुछ बनता है? टेन थीटा 1/x। पूछा क्या है सवाल में? ABCD is a rectangle. AM is the angle bisector of angle BAD. BD is diagonal. डायगोनल। अब डायगोनल तो 45 नहीं होता है। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो कुछ फायदा होने वाला है या नहीं? ये सवाल का उत्तर आ रहा है किसी का? सर MAD में 45 का मान रख दीजिए, आ जाए MAD में। MAD में 45 का मान रख दीजिए, फायदा क्या हो? हमें एक्स ही तो निकालनी है, टेन थीटा एक्स। मैं तो सोच रहा था कि ये डायरेक्ट आ जाता, ये पता लग जाती कि भाई ये भी एक्स है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है, बस मुझे गुस्सा इसी बात पे आ रही है। अगर वो एक्स पता लग जाता, x/8, 8/x हो जाता। टेन थीटा 1/x, और वो x/8, x² 8, 2√2, 8 + 2√2 उत्तर आ जाता। मजा ही नहीं आ रहा। लंबे तरीके तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, बट ये एक लाइन का ही सवाल है। मैं चाहता हूँ एक लाइन से ही हो तो अच्छा है। लेंथ ऑफ CD। AD भी दे रखी है क्या कुछ? 8 + x, वो भी 8 +। अगर हम इसको ऊपर बढ़ा दें थोड़ा सा ऐसे, तो ये भी 8 हो जाएगी, ये x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। तो अब आप समझना, एक बात बताओ, अगर ये x हो गई और ये 45 है, ध्यान से सुनना, ये 45 और ये 90 डाला है, तो ये भी 45, तो ये x हो जाएगी, ये x, तो ये भी x हो जाएगी। बस यही तो जानना चाह रहा था आपसे इतनी देर से। आप लोग तो बिल्कुल बेकार ही हैं यार, आपका लेवल तो मुझसे भी गया गुजरा है। x = 2√2 आ गया, और उत्तर हो गया 8 +। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, कुछ लगाना नहीं था, बस इतना सा करना था। मैंने कहा कि अगर इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपने कहा ये 45 है, ये 45, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगी ना। पूछा 90 डिग्री वाले में, तो ये x है, तो ये x, तो ये भी x, तो ये भी x हो गई। अब ये x आ गई, तो इसमें टेन थीटा 1/x, इसमें टेन थीटा x/8, बात खत्म हो गई। अच्छा सवाल था, बट मेरे भी दिमाग में आ जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। मैं गणित में गोबर नहीं हूँ, आई एम नॉट द गोबर इन द मैथ्स। देखो भाई, ये कह रहा है कि P पर एक समकोण त्रिभुज है, PQ = 2 है, और PR = 2√3। PQ = 2, PR = 2√3। त्रिभुज की ऊंचाई PL माध्यिका RM को, माध्यिका RM है, और PQ 2 है, तो M मिड पॉइंट होगा, तो ये 1 1 होगा या नहीं? बोलो। PL त्रिभुज की ऊंचाई है, ये परपेंडिकुलर है, PL ऊंचाई है, ठीक है। PF की वैल्यू बतानी है क्या होगी, PF की वैल्यू बतानी है क्या? बड़ा ही तगड़ा सवाल। आप बताओ, PQ 2 है, PR कितना है? 2√3। ये 2√3 है, तो चिंता मत किया करो, ये समझो कि अगर ये 2√3 और ये 2, तो ये एंगल 60 होगा। ये 60 होगा, तो ये 30 होगा, ये 30, तो ये 60 होगा। अब मैं PF को मान रहा हूँ X, या A मान रहा हूँ।
अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, तो आपने कहा हाफ ए इंटू 2√3 और इंटू साइन 60√3/2, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। ठीक है, अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ नीचे वाले का, तो आपने कहा हाफ इंटू 1 इंटू ए और साइन 30 1/2 बराबर बराबर क्या होगा इस ट्राइंगल का एरिया पूरे का, तो हाफ इंटू 2√3 इंटू 1। अब आप देखेंगे कि जी 2 से ये 2 कट गया, और तो कुछ कटा नहीं, वैसे ज़्यादा मत काटो चलो। ये कितना आ रहा है ऊपर 6, और यहाँ पे कितना आ रहा है एक 7a², 7a² बटे 4 बराबर √3 आ रहा है। 7a आ रहा है, नॉट a²। 7a/4 बराबर √3, तो a की वैल्यू आ रही है 4√3/7c। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था, हर किसी से होने वाले सवालों में से था, कोई भी कर सकता है। यही बेस्ट रहता है कि जब कोई भी लाइन जा रही हो और हमें एंगल पता हो, तो हम ट्राइंगल का एरिया इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को मैंने पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर रख दिया, बात खत्म। अगला सवाल है ये एबीसीडी की भुजा की लंबाई 2 और एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो, मैंने ये लाइन बस यहां से खींच दी कि अगर मैं इस आधे पार्ट का एरिया भी निकाल पाऊं तो बात बड़ी होगी। आपने कहा जी निकाल पाएंगे कैसे, देखो जरा। आप ये कह सकते हो कि अगर ये भुजा 2 है, 2 है, तो ये वाली भुजा 1 होगी, होगी। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल तो आपस में सिमिलर होंगे, एक ये ये और एक ये। तो आपने कहा इनकी भुजा का अनुपात 1:2 है, तो एरिया का अनुपात 4 और 1 का होगा, होगा या नहीं होगा 4 और 1 का। तो मैंने कहा अगर इनका 4 और 1 का होगा एरिया का अनुपात, और आप ये कह रहे हो कि भुजा भी 1:2 के अनुपात में है, ये 1 और ये 2, तो मैं ये भी कह सकता हूँ क्या दोस्त कि इसमें इस एंगल के सामने 2 है, इसमें इस एंगल के सामने 2, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये 1 और ये 2 होगी, कह सकता हूँ। तब आप बोलेंगे कि जी अगर ये 2 और ये 1, और आप कह रहे हो 2 की वैल्यू 4 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी 2, इसका एरिया 2 हो जाएगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि इस ट्राइंगल का एरिया 6 है, तब इसका एरिया 1 है। यानी हमें निकालना किसका है, शेडेड रीजन। आप कहेंगे कि जी शेडेड रीजन जो है वो 1 और 1 कितना है, ये भी 1 होगा फिर, तो आपने कहा 2 है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन 2 की वैल्यू हमें बतानी है। अगर इसका एरिया 6 है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर में अगर आप ये मिड पॉइंट बना रहे हो और कह रहे हो एरिया 6, तो फिर आपको समझना होगा ये भी 6 होगा और ये 12 होगा, यानी 4 गुना होगा, 6×4 = 24 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी 24 की वैल्यू मुझे सवाल में 2 का स्क्वायर 4 दे रखी है, मुझे 2 की निकालनी है, मैंने 12 से भाग कर दिया, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/, यही उत्तर। अच्छा सवाल है ये। हमने कुछ नहीं किया, बस दो ट्राइंगल को क्या किया है, सिमिलर किया है, एक इस वाले को और एक इस वाले को। तो हमने कहा ये 1 तो ये भी 1, तो पूरा 2 हो गया ये 1 तो ये 4, तो आपने कहा ये 4 1 2 का अनुपात है, 2 की वैल्यू 4 1 की 2 होगी, ये पूरा आ गया 6, यानी पूरा 24 हो गया। दीपक सिंह तो आज घबरा रहे हैं, कह रहे क्वेश्चन कहाँ से लाए, PQ RQ निकाल के एक बार करिए सर जी, RQ निकाल के करिए, RQ निकाल के, क्यों, उससे फायदा नहीं होगा, अच्छा तरीका थोड़ी है वो, जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छा तरीका है। अब एक दो सवाल आप खुद भी करो यार, ऐसे देखो आप हर सवाल अगर मेरे से ही पूछोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, एक दो तो आपका भी करना बनता है, RW में लिख लो, ग्रुप वगैरह में डिस्कस करोगे आ जाएगा, ये अच्छा सवाल है, ये मैं बताऊंगा। सर एनी अपडेट रिगार्डिंग कोर्ट केस इंदिरा, मैं दे दूंगा अपडेट, अभी अपडेट नहीं है। एक्चुअली दो चीजें हैं, मैंने जैसा आपको बताया भी था इनडायरेक्टली। एक क्लास बस लास्ट और होगी। ये देखो भाई, जैसे ऐसा सवाल कभी आ जाता है कि आपसे पूछ रहा है PTR का एरिया बताओ, PTR। तो मैंने कहा कि
PTR का एरिया, ट्राइंगल PTR प्लस आपने कहा कि QTR, मैंने कर सकते हैं प्लस QTR। अच्छा ये बराबर, तो आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का एरिया ऐसे बराबर हो सकता है PTQ प्लस PQR। ये बस एक ट्रिक थी जो इस सवाल में लगनी थी, बाकी दो तरीके से बताऊंगा। पहला ये है कि PTR के एरिया में जब मैं QTR का जोड़ रहा हूं तो मुझे जो मिल रहा है वो PTQ और PQR मिल रहा है। PQ कितनी है? 4, QR 3, तो ये 5 आ गई। और भी कुछ दे रखा है? PTQ एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु समकोण है तो ये 4, तो ये 2√2 और ये 2√2 हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ PTR का एरिया मैंने A माना, प्लस QTR का एरिया कैसे निकलेगा? QTR, तो आपने कहा कि अगर ये समद्विबाहु समकोण है तो ये 45 और ये 90। दो भुजाएं दे रखी हैं, हाफ 3 इंटू 2√2, उनके बीच का कोण है 135। साइन 135 की वैल्यू 1/√2 बराबर PTQ का एरिया, आपने कहा 4 या 12 का आधा 6, प्लस PQR का एरिया। अच्छा पहले PTQ का था तो PTQ का हो जाएगा हाफ इंटू ये दोनों, 4 आ जाएगा 4 और ये 6। इससे सरल तरीका दुनिया में नहीं होगा कोई। 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया? 6 और 4 10 में से 3 गए 7। पहला तो ये था भाई, 7 उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कहा कि आप देखो ये एरिया की बात हो रही है, सिर्फ इतने एरिया की। अब इसको आप कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो? आप एक तो कह सकते हो PTR और TQR, एक कह सकते हो ऐसे PTQ और PQR, ऐसे कह सकते हो। गवर्नमेंट वाना ऑब्स्ट्रक्ट यू, यू नॉट लेट देम गो सर। ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, हमने तो हमेशा लड़ा है, आगे भी लड़ेंगे। एक तरीका और देख लो इस सवाल को करने का। अब जैसे मान लें मुझे यही डायरेक्ट निकालना है, यही डायरेक्ट निकालना है, तो आपको पता है ये तो 45 है और इसको मान लो अल्फा। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा PTR का डायरेक्ट? तो आप करेंगे PTR का एरिया होगा हाफ 2√2 इंटू 5, ब्रैकेट में साइन 45 प्लस अल्फा, यही होगा। आप कहेंगे जी 2 से 2 कट गया, बाहर आ गया 5√2। अंदर अगर साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस 45 1/√2। फिर आप कहेंगे जी √2 से √2 ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा अंदर। साइन अल्फा और कॉस अल्फा कैसे निकलेगा? साइन अल्फा होगा 4/5, वो होगा 3/5, 5 से 5 कट गया, 7 उत्तर आ गया। डायरेक्ट भी साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इस सवाल को निकाला जा सकता, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल देखिए।
सागर कह रहे हैं ये अच्छा मेथड था। नहीं सागर, उसमें टिपिकल नहीं हो रही थी, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। 36 बात है। देखो देखो, एक वर्ग और एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, यानी उसकी भुजा हो गई 12, तो समबाहु त्रिभुज की परिधि बतानी है क्या? 12 होगी जी उसकी। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है बेसिकली। भुजा आ जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी। और आपको पता है ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये √3 और ये 1 होती है। √3 की वैल्यू 12, 1 की कितनी आ जाएगी? 4√3। तो इसकी साइड कितनी आ गई? ए। 4√3 प्लस 12। तो पेरीमीटर बताना है 3a। 3 चौक 12 और √3 प्लस, ये उत्तर आ जाएगा। महा घटिया और लद्दड़ सवाल था। महा घटिया और लद्दड़ सवाल था। ये सवाल देखिए, बड़ा ही अलग सा लग रहा है, अद्भुत सा लग रहा है। ABCDEF एक वृत्त पर 5 बिंदु हैं। वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, एक्स के साथ पांचों कोण बराबर है। फिर कोण ABD का मान पूछ रहा है। ABD, देखिए बड़ा सिंपल है। इसमें केवल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगनी है, जो ये होती है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये होती है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। आपने कहा कि जी ये 2x है यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने कहा ये भी 2x होगा। आपने कहा जी यहाँ तक ये खाली x है, तो ये भी x होगा। अब 2x 2x 4x और एक 5x बराबर 180। x आ गया 36। सवाल में 2x पूछ रहा है हमसे, वो 72 हो जाएगा। यही उत्तर है। आसान था और अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे। पूछ दिल आए मेरा दिल। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर समकोण है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर समकोण है। 6:30 बजे फिर भी पीडीएफ मिल गई थी दीपक जी, तो आपको करनी चाहिए थी। बताइए, आप करते ही नहीं। दो न्यून कोण के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, ये कहाँ पे मिलते हैं? एम पर मिलते हैं। एंगल बाइसेक्टर है दोनों, यानी एम इन सेंटर। एम क्या है? इन सेंटर। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं तो इन सेंटर है। आपसे पूछ रहा है एम से कर्ण तक की दूरी 2 2 है। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एम टू हाइपोटेनस इज 2√2। ये 2√2 है एम से यहाँ तक की। 2 आपको पता होगा, एम अगर इन सेंटर है और यहाँ से भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, ये भी 2√2 होगा क्योंकि वो इन रेडियस है। कोई नई बात नहीं है। अब आपसे ये पूछ रहा है, आपको पता है ये तो वर्ग बन गया। a√2 भुजा होगी तो कितना आ जाएगा? 4। इसका √2 गुना आ जाएगा ना। अगर ये ए होता तो ये a√2 हो जाता, तो 4 उत्तर आ जाएगा। इन्होंने जो ये बात दे दी, इसमें फंसा दिया कि कर्ण की दूरी। अरे भैया, इन सेंटर से तीनों भुजाओं की दूरी बराबर होती है। अगर ये 2√2 है तो ये भी 2√2, ये भी 2√2। सर मेरे पास पीडीएफ का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। आता है। एक नियमित डोडेकागन। डूडेकागन, डेकागन का मतलब होता है 10 भुजा। डूडेकागन मतलब 12 भुजा। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 यूनिट। व्हाट इट्स एरिया? एरिया पूछ रहा है क्या हो। बड़ा ही तगड़ा सवाल है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जहां पे भी ये सेंटर होगा, जहां से भुजाएं निकलेंगी, ये
ऐसे करके भुजाएं निकलेंगी ना। आप बताइए अगर 12 भुजाएं हैं तो ऐसे दो भुजाओं के बीच का जो कोण होगा बेटा वो कितना होगा? 360/12। मैं चित्र नहीं बना रहा, आप स्मार्ट अप्रोच सीखो। 30 डिग्री होगा। आई, अगर 6 भुजाएं होती हैं तो 60-60 डिग्री हो जाता है, 12 भुजाएं तो 30-30 डिग्री का कोण बनेगा। इरेगुलर डोकागन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, और आपको पता है कि वर्टेक्स की दूरी सर्कम सर्किल 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा सर्कम सर्किल। तो मैंने कहा एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ, 4 × 4 × 37 1/2, और ऐसे 12 ट्राइंगल बनेंगे तो 2 से 1 4 कट गया, 48 होता है। इतना ही करना होता है पेपर में, अगर आप पूरा करने जाओगे तो खेल खत्म हो जाएगा। आप बताओ ना, 12 भुजा ऐसे है ये, अब 12 भुजाएं बनानी है ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा किसी एक भुजा जहां ये रेडियस 4 दे रखी है के बीच का कोण 30 डिग्री आएगा, तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 12 से गुणा कर दिया। ये सब चीजें तो सीखनी पड़ेंगी ना भाई। तो अगली क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे सवाल खुद से करके आएंगे, और वो आखिरी सितम ही होगा, उसके बाद आपको एक पीडीएफ और मिल जाएगी जो आप करेंगे। बाकी मिलते हैं शाम की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।